कहानी की शुरुआत होती है सन 1979 से और हमें एक कार दिखाई जाती है जिसमें दो लोग बैठे हुए थे। इनमें एक का नाम था डोनाल्ड, जो एक बहुत ही खतरनाक और बड़ा हिटमैन था और बहुत टाइम से लोगों को मार कर के नासा के रॉकेट में बिठा रहा था। डोनाल्ड के साथ उसका एक साथी भी है जिसका नाम है फ्रैंक, और ये दोनों इस वक्त जा रहे थे अपने एक नए मिशन पर। थोड़ी देर बाद ये दोनों पहुंच जाते हैं अपनी उस लोकेशन पर और तैयारी करने लगते हैं अपने टारगेट का काम तमाम करने की। थोड़ी ही देर में डोनाल्ड एक एक करके सबको बैठा देता है नासा के रॉकेट में। फिर आता है फ्रैंक के पास और उसे कहता है कि अब तुम्हारा काम है यहाँ से सारे सबूतों को मिटाना। इसके बाद जिस आदमी को इन्होंने मारा था ये उसकी लाश को भी अपनी कार की डिक्की में डाल देते हैं। उसके बाद डोनाल्ड फ्रैंक का भी काम तमाम कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी सबूत बाकी रहे। फिर वो फ्रैंक की बॉडी को भी डाल देता है अपनी कार की डिक्की में। इसके बाद वो पहुंचता है अपने बॉस क्लोन्स के पास। जब वो उसे वो लाशें दिखाता है तो क्लोन्स बहुत खुश हो जाता है और डोनाल्ड को शाबाशी देते हुए कहता है कि तुम पहले ऐसे हिटमैन हो जो कभी भी अपने मिशन में फेल नहीं हुआ। यहाँ पर क्लोन डोनाल्ड को इनवाइट करता है अपने घर पर एक पार्टी में, लेकिन डोनाल्ड साहब मना कर देता है कि मैं नहीं आ सकता। जब क्लोन वजह पूछता है तब वो बताता है कि आज मेरी बेटी का बर्थडे है और वो मेरा वेट कर रही होगी। डोनाल्ड की बेटी का नाम है सोफी। उसकी बातों को सुनने के बाद क्लोन डोनाल्ड को कुछ पैसे देता है और कहता है कि मेरी तरफ से भी अपनी बेटी के लिए गिफ्ट खरीद लेना। इसके बाद डोनाल्ड यहाँ से निकलता है और गिफ्ट लेकर के पहुँचता है अपने घर पर। घर पर हम डोनाल्ड की वाइफ फ्रैंसी को देखते हैं। डोनाल्ड उससे पूछता है कि सोफी कहाँ है, तब वो बताती है कि तुमने बहुत देर कर दी आने में, वो तुम्हारा वेट करते करते सो गई। फिर जब सुबह होती है तो डोनाल्ड अपने छोटे भाई कार्ल से जाकर के मिलता है जो अभी अभी जेल से छूटा था। यहाँ पर कार्ल डोनाल्ड से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम क्लोन के लिए काम कर रहे हो और मैं भी उसके लिए काम करना चाहता हूँ ताकि थोड़े बहुत पैसे बना सकूँ। तब डोनाल्ड पहले तो मना कर देता है लेकिन बाद में सोचने लगता है कि अगर ये बाहर रहा तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देगा। तब डोनाल्ड भी मान जाता है उसे क्लोन की गैंग में शामिल करने के लिए। तभी डोनाल्ड के पास मैसेज आता है क्लोन का। उसके लिए एक नया काम है, उसे जाना है मार्टिन नाम के एक आदमी के पास जिसने क्लोन से कर्जा ले रखा था और डोनाल्ड को उसी कर्जे को वसूल करना होगा। थोड़ी ही देर में डोनाल्ड पहुंच जाता है मार्टिन के पास और उसे कहता है कि तुमने क्लोन से जितना भी कर्जा लिया है वो चुपचाप अभी का भी वापस कर दो। लेकिन मार्टिन उसके साथ बदतमीजी करना शुरू कर देता है। तब डोनाल्ड बाहर जाता है और सारे लोगों से कहता है कि अंदर आकर के मार्टिन का बैंड बजा दो। सब लोग अंदर आते हैं और धुलाई करना शुरू कर देते हैं मार्टिन की। तब डोनाल्ड कहता है कि अगली बार जब मैं यहाँ पर आऊंगा तो तेरे पिछवाड़े में रशिया का रॉकेट डाल करके तुझे ऊपर पहुँचा दूंगा, इसलिए मेरे आने से पहले ही सारा कर्जा चुका देना। यहाँ पर डोनाल्ड ने अपने भाई कार्ल को भी देखा था, वो जिस तरीके से मार्टिन की धुलाई कर रहा था वो बात डोनाल्ड को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। वो कार्ल से कहता है कि तुम क्लोन के गैंग को छोड़ करके अपने लिए कोई दूसरा काम ढूंढ लो क्योंकि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी तमीज नहीं है काम करने का। अगर क्लोन को पता चला तो वो जरूर तुझे भयानक सजा देगा। इससे बेहतर यही होगा कि तुम इस गैंग को छोड़ कर के चले जाओ। ये सुनकर के कार्ल यहाँ से चला जाता है। अब ऐसे ही 1 साल का वक्त बीत जाता है और हमें दिखाया जाता है सन 1980 का सीन। यहाँ पर हम डोनाल्ड को अपने एक और साथी के साथ देखते हैं। ये लोग आए हुए हैं पैसा वसूल करने के लिए। जैसे ही वो आदमी नजर आता है जिसने क्लोन से कर्जा लिया था, दूसरा आदमी जाकर के धुलाई करना शुरू कर देता है उसकी। वसूली करने के बाद ये वापस आ जाते हैं क्लोन के पास। डोनाल्ड क्लोन के पास जाकर के कहता है कि जो लोग कर्जा वापस नहीं कर रहे, अगर तुम कहो तो उन्हें दूसरी दुनिया में पहुंचा दूं। तब क्लोन कहता है कि अभी नहीं, वक्त आने पर मैं खुद तुम्हें बता दूंगा। फिर थोड़े टाइम बाद क्लोन एक आदमी का नाम बताता है डोनाल्ड को और कहता है कि उसे चंद्रयान में बैठा कर के ऊपर पहुंचा दो। ऑर्डर मिलते ही डोनाल्ड एक आदमी को लेकर के पहुंच जाता है उसके घर पर। जैसे उसे देखता है गोली मार देता है, लेकिन वो आदमी अभी भी जिंदा था। तब डोनाल्ड एक चाकू निकालता है और बार बार स्टेप करने लगता है और तब तक मारता रहता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। इसके बाद ये दोनों आ जाते हैं बाहर, लेकिन
इन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इन्हें ऐसा करते हुए एक लड़के ने देख लिया था। ये दोनों यहाँ से निकल कर के पहुँचते हैं एक नदी के पास ताकि गन और चाकू को नदी में फेंक करके सबूत को मिटा सके। लेकिन जैसे ये सबूतों को पानी में फेंकने लगते हैं तभी एक पुलिस की गाड़ी आने लगती है इनकी तरफ। तब ये दोनों बैठ जाते हैं अपनी कार में। डोनाल्ड के साथी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर वो करे तो क्या करे, क्योंकि ये एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। तब डोनाल्ड एक आइडिया लगाता है और एक जबरदस्त पंच मारता है अपने साथी को ताकि पुलिस वाले इन्हें नशेड़ी समझ करके छोड़ दे। जैसे ही एक पुलिस वाला डोनाल्ड के पास आता है, डोनाल्ड नाटक करता है नशे में होने का और पुलिस वाले से कहता है कि मैंने गलती से अपने साथी का मुंह तोड़ दिया। पुलिस वाला भी यकीन कर लेता है उसकी बात पर। वो डोनाल्ड पर फाइन लगाता है और चला जाता है यहाँ से। लेकिन रात को जैसे ये दोनों घर पहुँचते हैं, क्लोन इन्हें बताता है कि तुम दोनों का वारंट जारी हो गया है, तुम दोनों पर मर्डर के चार्जेस लगे हैं, यानी कि अब इन्हें शहर को छोड़ कर के जाना होगा क्योंकि अब पुलिस कभी भी इनके पीछे आ सकती है। क्लोन डोनाल्ड को थोड़े पैसे देता है और कहता है कि जितना जल्दी हो सके शहर को छोड़ कर के चले जाओ। तभी डोनाल्ड अपनी गन निकालता है और काम तमाम कर देता है अपने साथी का। फिर क्लोन से कहता है कि मैं थोड़े टाइम के लिए यहीं पर छुप कर के रहूंगा। वो क्लोन को थैंक्स कहता है क्योंकि उसने उसका काम तमाम नहीं करवाया, वरना क्लोन वारंट जारी होने के बाद किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता। इसके बाद डोनाल्ड अपनी वाइफ फ्रेंसी को कॉल करता है और कहता है कि कुछ जरूरी सामान लेकर के पहुंचो इस लोकेशन पर। फ्रेंसी बहुत ज्यादा गुस्से में है। जब वो डोनाल्ड से मिलती है तो उसे कहती है कि तुमने अपनी बेटी सोफी के बारे में भी बिल्कुल नहीं सोचा कि आखिर उसके फ्यूचर का क्या होगा। ये सुनकर के डोनाल्ड एक थप्पड़ मार देता है फ्रेंसी को और कहता है कि ये सामान दो और वापस घर चली जाओ। तब फ्रेंसी चुपचाप वापस चली जाती है घर पर। इधर डोनाल्ड सारी चीजों को लेकर के पहुंचता है अपने एक साथी के बंगले पर जो जंगल के बीचों बीच रहता था। उसका नाम था जीन। थोड़े टाइम बाद डोनाल्ड सारी बातें बताता है जीन को कि आखिर वो छुप कर के क्यों रह रहा है। तब जीन उसे बताता है कि इन सब के पीछे क्लोन का हाथ है। ये सब कुछ उसने जानबूझ कर के करवाया है क्योंकि तुम धीरे धीरे करके पावरफुल होते जा रहे थे। क्लोन की गैंग में अगर सबसे खतरनाक कोई हिटमैन था तो वो तुम थे। उसकी गैंग के लोग भी तुमसे डर रहे थे, इसीलिए क्लोन ने जानबूझ कर के तुम्हें फंसाया ताकि तुम्हारा किस्सा ही खत्म हो जाए। ये सुनकर के डोनाल्ड भी सोच में पड़ जाता है। इसके बाद हम फ्रेंसी को देखते हैं जो आती है डोनाल्ड से मिलने के लिए। यहाँ पर ये दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर वो डोनाल्ड को बताती है कि हमारे घर पर पुलिस वालों ने नजर रखी हुई है। तब डोनाल्ड कहता है कि मैं जल्दी ही सारी चीजों को ठीक कर दूंगा। इसके बाद डोनाल्ड शहर पहुंचता है क्लोन से मिलने के लिए और उससे कहता है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। लेकिन डोनाल्ड को अभी भी कहीं ना कहीं भरोसा था क्लोन पर। वो उसे बताता है कि मैं साउथ की तरफ जा रहा हूँ और वहीं पर रहकर के धंधा करूंगा ड्रग्स का। इसके बाद डोनाल्ड अपने भाई कार्ल से मिलता है और उसे बताता है कि मैं साउथ की तरफ जा रहा हूँ और वहीं पर रहकर के बिजनेस करने वाला हूँ ड्रग्स का, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरा साथ दो। हम दोनों भाई मिलकर के पार्टनर की तरह काम करेंगे। अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे तभी यहाँ पर आ जाती है पुलिस। काफी देर तक इनके बीच में गोलीबारी चलती रहती है, लेकिन आखिर में वो अरेस्ट कर लेते हैं डोनाल्ड को और डोनाल्ड को लेकर के चले जाते हैं पुलिस स्टेशन में। तभी डोनाल्ड से पूछताछ करने के लिए एक पुलिस वाला आता है जिसका नाम था रोजर। वो डोनाल्ड से कहता है कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुमने कितने लोगों को ऊपर पहुंचाया है, हमारे पास उन सारे लोगों की लिस्ट है। लेकिन डोनाल्ड उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता। रोजर कहता है कि तुम्हें फांसी होने से कोई भी नहीं बचा सकता। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जान बच जाए तो तुम क्लोन के खिलाफ सारे सबूत हमें दे दो, इस तरह से तुम्हारी सजा कम होगी और तुम्हारी जान बच जाएगी। लेकिन डोनाल्ड कोई भी जवाब नहीं देता। इससे दिमाग खराब हो जाता है रोजर का और वो धुलाई करना शुरू कर देता है डोनाल्ड की। इसी बीच हम एक वकील को देखते हैं जिसका नाम है गिलबर्ट। यहाँ पर उसे क्लोन ने भेजा था। अंदर आकर के वो डोनाल्ड से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपनी जबान मत खोलना, क्लोन जल्दी ही तुम्हें यहाँ से छुड़ा लेगा। तब डोनाल्ड कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं बताया। अब ऐसे ही 3 महीने का वक्त गुजर जाता है और गिलबर्ट छुड़ा लेता है डोनाल्ड को। डोनाल्ड बहुत ही खुशी के साथ पहुँचता है अपने घर पर। वो अपनी वाइफ और बेटी को देख कर के बहुत खुश हो रहा था। तभी वो अपने भाई कार्ल को देखता है। जब डोनाल्ड जेल में था तब कार्ल ही ख्याल रख रहा था उसकी फैमिली का। यहाँ पर कार्ल उसे बताता है कि तुम्हारे जेल जाने के बाद मैंने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए छोटे मोटे डील किए हैं। ये सुनकर के डोनाल्ड बहुत
बहुत खुश हो जाता है। डोनाल्ड कार्ल से कहता है कि अब हम जल्दी ही साउथ की तरफ निकलने वाले हैं, लेकिन इससे पहले वो जाता है क्लोन से मिलने के लिए। वो क्लोन से कहता है कि मैं अब जा रहा हूँ साउथ की तरफ। ये सुनकर के क्लोन का दिमाग खराब हो जाता है और कहता है कि क्या तुम जानते हो तुम्हें रिहा करवाने में मैंने कितना पैसा खर्च किया है, इसलिए तुम अभी साउथ की तरफ नहीं जा सकते। पहले तुम्हें मेरा काम करना होगा। जब मेरा कर्जा चुकता हो जाएगा उसके बाद जहां तुम्हारी मर्जी हो वहां चले जाना। तब डोनाल्ड कहता है कि मुझे क्या काम करना होगा। क्लोन बताता है कि अंदर एक आदमी है, पहले जाकर के उसका काम तमाम कर दो। जब डोनाल्ड अंदर जाता है तो एक आदमी को देखता है जो पहले से ही बंधा हुआ था। वो फौरन काम तमाम कर देता है उसका। फिर डोनाल्ड वापस आकर के कहता है कि अब क्या करना होगा। तब क्लोन कहता है कि एक आदमी है जो हमारे कस्टमर को चुरा रहा है, अब तुम्हें उसका भी काम तमाम करना होगा। इतना कहने के बाद वो नाम लेता है उसके भाई कार्ल का। डोनाल्ड अपने भाई का नाम सुनकर के शॉक्ड हो जाता है। डोनाल्ड क्लोन से कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया, वो मेरा भाई है। तब क्लोन कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें उसे मारना ही होगा, वरना तुम भी मरोगे और तुम्हारी पूरी फैमिली भी। तब डोनाल्ड भी चुप हो जाता है। दरअसल वो अपनी फैमिली के लिए पंगा नहीं लेना चाहता था क्लोन से। जब वो घर आता है तो कार्ल को देखता है जो अभी भी अपने काम में लगा हुआ था, लेकिन कार्ल को बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि जिन लोगों को वो चीजें बेच रहा है वो सारे के सारे क्लोन के कस्टमर हैं। इसके बाद डोनाल्ड कार्ल से कहता है कि चलो हम जंगल की तरफ चलते हैं घूमने के लिए। जैसे ये जंगल के बीच में पहुंचते हैं डोनाल्ड गन निकाल कर के पॉइंट कर देता है कार्ल पर, लेकिन वो गोली नहीं चला पाता और अपने भाई से कहता है कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से बहुत दूर चले जाओ और जब तक मैं ना कहूँ वापस मत आना। इसके बाद वो कार्ल की सारी चीजों को जला देता है और हर जगह ये बात फैला देता है कि कार्ल की मौत हो गई। अब ऐसे ही वक्त गुजरता है और 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम क्लोन को देखते हैं जिसने एक बहुत बड़ी पार्टी दी है और बहुत सारे लोगों को बुलाया है। डोनाल्ड भी यहां पर मौजूद था। थोड़ी देर बाद डोनाल्ड को एहसास होता है कि ये एक जाल है जो उसे फंसाने के लिए बिछाया गया है, क्योंकि क्लोन को पता चल गया था कि डोनाल्ड ने कार्ल को नहीं मारा है, लेकिन अब क्लोन काम तमाम करने वाला है डोनाल्ड का। डोनाल्ड जैसे तैसे करके अपने घर पहुंचता है और अपनी वाइफ से कहता है कि जल्दी से सोफी को लो, हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। डोनाल्ड अपनी वाइफ और बेटी को लेकर के पहुंच जाता है जीन के घर पर। जीन उसे आइडिया देता है कि तुम्हें एक रॉबरी करनी होगी ताकि तुम साउथ की तरफ जाकर के अपना बिजनेस कर सको। तब डोनाल्ड कहता है कि मुझे रॉबरी करने का कोई भी आइडिया नहीं है। तब जीन कहता है कि मेरा एक भाई है जिसका नाम है रेमंड, वो छोटी मोटी चोरियां करता रहता है, वो साथ देगा तुम्हारा। अगले दिन ये रेमंड को बुला कर के प्लानिंग करते हैं चोरी की और जल्दी ही एक बहुत बड़ी डकैती को अंजाम दे देते हैं। अब इनके पास बहुत सारा पैसा था। डोनाल्ड अभी भी जीन के घर पर ही छुपा हुआ था। उसे लग रहा था कि पुलिस वाले उसका पता कभी भी नहीं लगा पाएंगे। फिर ऐसे ही वो बाहर जाता है क्रिसमस ट्री काटने के लिए। तभी उसकी नजर पड़ती है पुलिस वालों की गाड़ी पर जिन्होंने इस जगह को चारों तरफ से घेर रखा था। डोनाल्ड भागने की कोशिश करता है मगर पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं और ले जाकर के डाल देते हैं जेल के अंदर। यहाँ फिर से उसके पास आता है रोजर और डोनाल्ड से कहता है कि अब भी तुम्हारे पास वक्त है, सरकारी गवाह बन जाओ, हम तुम्हारी सजा को कम करवा देंगे। लेकिन डोनाल्ड अब भी अपनी जुबान नहीं खोलता। तब रोजर कहता है कि मुझे सच्चाई बतानी पड़ेगी तुम्हें। दरअसल तुम जीन के घर पर छुपे हुए थे, ये बात सिर्फ क्लोन जानता था और जब तुमने रॉबरी को अंजाम दिया तब उसी ने पुलिस को तुम्हारे पीछे लगा दिया था ताकि तुम गिरफ्तार हो जाओ और तुम्हें उम्र कैद की सजा हो जाए। रोजर की बात सुनने के बाद डोनाल्ड भी तैयार हो जाता है सरकारी गवाह बनने के लिए। वो एक शर्त रखता है रोजर के सामने कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरी फैमिली को कुछ भी नहीं होना चाहिए। तब वो वादा करता है कि तुम्हारी फैमिली को कुछ भी नहीं होगा। साथ ही बताता है कि क्लोन का वकील कभी भी यहाँ पर आ सकता है, तुम्हें उसकी बातों में नहीं आना है। और ठीक ऐसा ही होता है। थोड़ी देर बाद गिलबर्ट आता है डोनाल्ड के पास और उसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपनी जुबान नहीं खोलना, मैं तुम्हें वैसे ही छुड़वा लूंगा जैसे पहले छुड़वाया था। तब डोनाल्ड कहता है कि मुझे क्लोन के बारे में सब कुछ पता चल गया है, ये सारी साजिश उसी की रची हुई थी। अगर मैं उस दिन नहीं भागता तो मेरा काम तमाम करवा दिया गया होता और अब मैं उसके लिए कुछ भी काम नहीं करने वाला। अब डोनाल्ड सरकारी गवाह बनकर के एक एक बात बताना शुरू कर देता है। वो पुलिस वालों को बताता है कि जितने भी लोगों को इन लोगों ने मारा था उनकी डेड बॉडी कहाँ पर है। वो क्लोन के सारे अड्डों के बारे में बता देता है।
पुलिस वाले एक एक करके छापा मारना शुरू कर देते हैं उसके अड्डों पर। क्लोन बहुत ज्यादा गुस्से में था। इधर डोनाल्ड को भी डर था कि क्लोन उसकी फैमिली के साथ कुछ भी कर सकता है। इसके बाद डोनाल्ड को मिलाया जाता है उसकी फैमिली से। पुलिस वाले उन्हें लेकर के जा रहे थे खुफिया जगह पर, जिसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं होगा। इधर डोनाल्ड वापस जेल में आकर के अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है। रोजर उसे कहता है कि जल्दी ही तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, इससे पहले तुम अपने हुलिये को बदल लो ताकि बाहर तुम्हें कोई पहचान न सके। डोनाल्ड ऐसा ही करता है। इसके बाद उसकी आखिरी गवाही होती है और क्लोन को अरेस्ट कर लिया जाता है और डोनाल्ड को आजाद कर दिया जाता है। इसके बाद वो पुलिस प्रोटेक्शन में ही रह करके अपनी जिंदगी को नॉर्मल तरीके से गुजारने लगता है। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी डस्क फॉर ए हिटमैन खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।